बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको इकनॉमिक्स की क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि माशी तरक्की की पैमाइश के तरीके कौन कौन से हैं। उसमें हकीकी आमदनी का तरीका था, फ़ीकस आमदनी का तरीका था और मेयार ज़िंदगी का तरीका। डिफरेंट माशियतदान ने डिफरेंट तरीक़ों को इंडिकेटर करार दिया। फिर हमने पाकिस्तान में कौन कौन से मसाइल हैं या फ़ीकस आमदनी क्यों कम है, हमने पाकिस्तान की उस पर भी सिनारियो पे नज़र डाली कि यहाँ पे कौन कौन से मसाइल लोगों को दरकार हैं। पाकिस्तान में सेहत की हालत नहीं ठीक, क्योंकि आबादी के मुकाबले में जो हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, डॉक्टर्स हो गए या पैरामेडिकल स्टाफ हो गए, इन सब की कमी है। मुल्क में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। फ़ीकस आमदनी और मेयार ज़िंदगी क्या है, पस्त है। अफरात आबादी का पाकिस्तान क्या है, शिकार है। ठीक है, अब आज हम डिस्कस करते हैं कि माशी तरक्की पर असर अंदाज होने वाले अवामिल। ठीक है, सबसे पहले हैं माशी अवामिल, फिर सियासी अवामिल और तीसरे क्या हैं, माशरती और समाजी अवामिल। अब हम नज़र डाल लेते हैं सबसे पहले माशी अवामिल पे। माशी अवामिल क्या होते हैं देख लेते हैं। किसी मुल्क की माशी तरक्की के लिए अहम जो माशी अवामिल है वो, उसमें सबसे पहले आ जाता है आपके कुदरती ज़राए। जो कुदरती ज़राए हैं वो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उनका किरदार बहुत अहम होता है। अब कुदरती ज़राए होते क्या हैं, यानी किसी भी मुल्क में मौजूद मादनियात, नबातात, ठीक है, जंगलात और जो कुछ भी ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के अंदर या कुर्रा हवाई में कुदरत ने मुफ्त अतिया के तौर पर दिया हो। ठीक है, ज़्यादा कुदरती ज़राए मौजूद होंगे। अगर किसी भी मुल्क में ज़्यादा कुदरती ज़राए मौजूद होंगे तो इन ज़राए का इस्तेमाल भी क्या होगा, बेहतर होगा। तो वो ममालिक क्या हो जाएंगे, तरक्की याफ्ता, जैसे अमेरिका हो गया, बरतानिया वगैरह। और जिन ममालिक में ज़राए का जो मुनासिब इस्तेमाल नहीं किया जाता वो क्या है, पसमानदा है। जैसे कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमारी ज़मीन के अंदर बेबहा ख़जाने हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उन ख़जानों को निकालने के लिए या जो भी मादनियात हमारी ज़मीन के अंदर मौजूद है, हमारे पास मशीनरी या जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है। फिर आगे बात कर लेते हैं हम इंसानी ज़राए की। इंसानी ज़राए से मुराद मुल्क की आबादी ली जाती है। ठीक है, कि अब मुल्क की आबादी में हमने ये देखना है कि कुल आबादी की कितनी है और उसमें बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट क्या है, मौसर आबादी का तनासुब क्या है। मौसर आबादी यानी आपकी जो काम करने के अहल होती है, उस आबादी को कहते हैं। क्योंकि किसी भी मुल्क के लोग वहाँ पर मौजूद कुदरती ज़राए को क्या करते हैं, भरपूर इस्तेमाल करते हैं। अगर आबादी पढ़ी लिखी होगी, एजुकेटेड होगी और लोग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वाकिफ़ होंगे तो लोगों की कारकर्दगी क्या होगी, बेहतर होगी और फ़ीकस पैदावार भी ज़्यादा होगी। इसके बरक्स अगर ज़्यादातर लोग अनपढ़ और जाहिल होंगे तो वो कुदरती ज़राए का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, लिहाजा वो माशी लिहाज से क्या हो जाएंगे, तरक्की याफ्ता नहीं होंगे और मुल्क की आबादी वसाइल पर बोझ साबित होगी। नीज़ माशी तरक्की के लिए जो आबादी की मनसूबाबंदी और हुनरमंद अफराद की फराहमी ज़रूरी होती है। फिर आगे बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की। या माशी ज़राए की हम बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी भी किसी भी मुल्क की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। टेक्नोलॉजी से मुराद माशियत के तमाम शोबों में जदीद मशीनों और तरीक़ों का इस्तेमाल है। जिन ममालिक ने जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाया है वहाँ पर ज़रूरी और सनती पैदावार क्या होगी है, पहले से बढ़ गई हुई है। मसला यही है कि हमारे पाकिस्तान के पास जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, या जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो पुरानी है। ठीक है, अब जिन ममालिक के पास जदीद टेक्नोलॉजी है वहाँ पे ज़राअत और सनत दोनों के सेक्टर क्या करते हैं, डेवलप होते हैं। दोनों सेक्टर्स में पैदावार में इजाफ़ा होता है। इसके बरक्स जिन ममालिक में लोग अभी तक पुराने और फसूदा तरीक़ों को अख्तियार किए होते हैं वो ममालिक माशी लिहाज से क्या है, पसमानदा है। बस टेक्नोलॉजी का असूल और इसका बेहतर इस्तेमाल माशी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आगे हम बात करते हैं तश्कील सरमाया की, यानी सरमाए को किस तरह आपने बनाना है। माशी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि तश्कील सरमाया की रफ़्तार को तेज़ किया जाए। सरमाया बचतों से मिलता है। अब क्या किया जाए कि लोग जिस कदर ज़्यादा बचतें करेंगे इतनी ही सरमायाकारी बढ़ेगी और तश्कील सरमाया की रफ़्तार में भी क्या होगा, इजाफ़ा होगा। तश्कील सरमाया के लिए ये भी ज़रूरी है कि लोगों की आमदनियाँ बढ़ें, क्योंकि हर एक की बेसिक नेसेसिटीज़ तो है ना, तो आमदनियाँ ज़्यादा होंगी तो लोग अपनी
आमदनियों में से कुछ बचा पाएंगे। अगर आमदनियाँ उसकी लोगों की इतनी ही ना हो कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात को भी पूरा कर पाएँ, तो इस तरह उनके लिए बचतें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नीज़ दफ़ीनों का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। बैंकों और दीगर माली इदारों की तादाद में इजाफ़ा किया जाए ताकि ज़र की गर्दिश को बढ़ाया जा सके। टैक्सों के ज़रिए भी मुल्क की बचतों में इजाफ़ा किया जा सकता है। हुकूमत टैक्स लगाकर इस रकम को मुल्क की तरक्की के लिए क्या करती है, इस्तेमाल करती है। इस तरह से फ़ालतू अफरादी क़ुव्वत को इस्तेमाल करके आप अपनी कौमी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। फिर है आगे आपके ज़राए क़ुव्वत। ज़राए क़ुव्वत क्या होते हैं? इसमें कोयला आ जाएगा, तेल, गैस और बिजली आ जाएगी। किसी मुल्क की माशी तरक्की में इन ज़राए का नहायत अहम किरदार होता है। सनती तरक्की की बात करें, ज़रूरी पैदावार में इजाफ़ा, बुलंद म्यारी ज़िंदगी की आसाइशात से इस्तिफ़ादे का इन्हिसार किस पे होता है? तेल, बिजली और गैस की फराहमी पे। नीज़ नक़्लो हमल की तरक्की का दारोमदार भी इन्हीं ज़राए पे है। पाकिस्तान में इन ज़राए की रसद तलब के मुकाबले में क्या है? कम है, लिहाजा तरक्की का अमल सुस्त रहता है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपके ज़राए नक़्लो हमल और रस्लो रसाइल। अब ज़राए नक़्लो हमल से क्या मुराद है? मतलब नक़्लो हमल के ज़राए में शाहरात आ जाती है, रेलवेज़, आबी रास्ते, बंदरगाहें, हवाई जहाज़ वगैरह, ठीक है, जिसकी बदौलत हम खाम माल हो जाए, मसनूआत, गल्ला, सीमेंट, ज़रूरी और सनती अशिया क्या हैं, अफरादी क़ुव्वत एक मकाम से दूसरे मकाम पर तक या एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक भेज सकते हैं। और इसी तरह से अशिया और अफराद की आमदोरफ्त में क्या होती है? सहूलत, ठीक है। जबकि अब ये तो हमने नक़्लो हमल की बात कर ली, अब रहेगी पीछे रस्लो रसाइल। इसमें आपके ये मीडिया, आपके जो भी मीडिया के जो भी होते हैं ज़राए, अखबारात होगी, रसाला जात, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, क्वार्टर सर्विस और इंटरनेट जैसी सहूलियात, ये किस में आती हैं? रस्लो रसाइल में। ये अवामिल मुल्क की माशी तरक्की के लिए बहुत अहम होते हैं। पाकिस्तान ने इस शोबे में काफ़ी तरक्की की है, ताहम अभी मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये हम सूरत हाल ले रहे हैं पाकिस्तान के माशी ज़राए कौन कौन से हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है तालीम व तरबियत। तालीम से बहरावर होना, ज़ाहिर बात है कि आपको पता है कि अगर जो माशरा एजुकेटेड होगा वो डेवलप्ड होगा, उससे ना सिर्फ मादी बल्कि माशी खुशहाली भी आती है, ज़हनी सुकून आता है और रूहानी तस्कीन के लिए भी ये ज़रूरी है। हमें पता है कि गुर्बत दूर करने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपके पास हुनर हो, महारत हो, आप कुछ कर सकते हो, तभी जाके आप अपना कंट्रीब्यूशन मुल्क के लिए देंगे ना। अब माशी तरक्की को तेज़ करना हो या लोगों की गुर्बत को दूर करना हो, तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि तालीम होगी तो हमारे पास हुनर होगा, हुनर होगा तो महारत आएगी, या सबका तजर्बा से आप तभी सीख सकते हो जब आपके पास इल्म हो, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं सेहत आमा और खुराक की बात करते हैं, ठीक है। सेहत से मुतल्लिक जो भी सहूलियात है, ठीक है, माशरे का बीमारियों से, आपको पता है कि लोग बीमारियों से बचाव होना चाहिए, किस तरह से माशरे को बीमारियों से बचाया जा सकता है। लोगों की इस्तादाद और पैदावारी सलाहियत के लिए हमें पता है कि जो सेहत के हवाले से जो भी सहूलियात हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स आगे, हेल्थ सेंटर देहातों में आगे, बाकी आपकी ये डिस्पेंसरीज़ हो गई, हॉस्पिटल्स हो गई, ये सारे, ठीक है। अब अक्सर कहा जाता है कि सेहतमंद दिमाग के लिए अच्छी सेहत और अच्छी सेहत के लिए मुनासिब खुराक का होना ज़रूरी है। यानी आप सेहतमंद तभी होगे ना जब आप अपनी प्रॉपरली डाइट ले रहे हैं। पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है हर इंसान के पास इतनी सहूलियात नहीं है या उसके पास इतने ज़राए नहीं हैं कि वो अपनी खुराक को बहुत अच्छा कर सके, जिसकी वजह से जो सेहत है वो भी ख़राब रहती है और इसी वजह से आवाम का जो मेयार ज़िंदगी है वो पस्त है। जबकि जो तरक्की पज़ीर ममालिक में माशी तरक्की के लिए एक अहम आमिल का दर्जा है, ठीक है। अब आगे ये तो हमारे माशी अवामिल थे, अब हम दूसरे नंबर पर डिस्कस करने जा रहे हैं सियासी अवामिल। सियासी अवामिल कौन से हैं? माशी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि मुल्क के जो सियासी हालात हैं वो क्या हों? साजगार हों। जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो वो मुल्क कभी भी माशी लिहाज से तरक्की नहीं कर सकता। अब ज़ाहिर बात है मुल्क में जो बड़े बड़े सरमायादार हैं वो उस वक्त तक सरमायाकारी करने में इंटरेस्टेड नहीं होते जब तक उसके इर्द गिर्द के हालात स्टेबल नहीं होते, ठीक है। मुल्क में जब खाना जंगी की सूरत हाल हो या जंग की सूरत हाल हो, अफरा तफरी हो, सियासी तौर पे हड़तालें हो रही हैं, लॉकडाउन हो रहे हैं या कुछ भी जल्द से जुलूस हो रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है वो जो सरमायादार हैं
وہ کبھی بھی انویسٹ اس طرح کے حالات میں نہیں کرنا چاہیں گے۔ اس لیے سرمایہ کاری کے لیے بھی ضروری ہے کہ ملک میں جو ہے سیاسی طور پہ مکمل طور پہ سکون ہو اور امن و امان ہو۔ اچھا، اب یہاں پہ میں کوٹ کرنے جا رہی ہوں سیکنڈ 5 ایئر پلان کے بارے میں، جو کہ آپ کا 1960 سے 1965 تک تھا۔ یہ مکمل طور پہ اس میں سیاسی استحکام تھا، حکومتیں تبدیل نہیں ہوئی۔ تو یہ واحد 5 سالہ منصوبہ تھا جس میں آپ نے جتنے ٹارگیٹس بنائے تھے آپ نے اس میجورٹی کو اس میں سے اچیو کیا تھا۔ لیکن جیسے یہ دوسرا 5 سالہ منصوبہ ختم ہوا، اس کے بعد پھر سے ملکی حالات کیا ہو گئے، خراب ہو گئے۔ 1969-70 یہ جب پھر پاک انڈیا جنگ جس میں مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا تھا، اس میں وہی حالات خراب ہو گئے، جلاؤ گھیراؤ کی صورتحال پیدا ہوئی اور معاشی ترقی کی رفتار رک گئی۔ اور سرکاری سرمایہ کاری ظاہری بات ہے، جب آپ کے حالات ایسے ہوں گے سرمایہ دار کبھی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوتے اس طرح کے حالات میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے، تو حالات کیا ہوتے گئے، مزید خراب ہوتے گئے۔ ٹھیک ہے، اور 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء لگایا۔ ایک بار پھر ظاہری بات ہے جمہوری حکومت ختم ہوگی۔ پھر 1988 سے لے کر 1996 تک پاکستان نے 8ویں آئینی ترمیم کے تحت کئی بار منتخب حکومتوں کو توڑا۔ بار بار ظاہری بات ہے پولیٹیکلی انسٹیبلٹی جب تک ہوگی تب تک حالات کیسے اسٹیبل ہوگے۔ پھر اسی دوران میں یہ ہوا تھا کہ پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کو ختم کر کے اقتدار کو سنبھالا، اور جمہوریت کی جو کشتی تھی وہ ابھی بھی ظاہری بات ہے وہ ڈاواڈول ہی دکھ رہی تھی۔ پھر فروری 2008 سے مئی 2013 تک عام انتخابات میں ظاہری بات ہے جمہوری قوتوں کو مینڈیٹ ملا، یعنی پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، اس کے بعد 5 سال نون لیگ نے اپنے گزارے، اب اس ٹائم پی ٹی آئی کا ٹینیور چل رہا ہے۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کے حجم میں اضافہ ضروری ہے۔ یہ صرف اسی وقت ہوگا جب ملک میں سیاسی استحکام ہوگا۔ ٹھیک ہے، جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کر پائے گا۔ معاشرتی اور ثقافتی عوامل، کسی ملک کی معاشی ترقی کے لیے معاشرتی حالات کا سازگار ہونا کیا ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کے یہ تو سیاسی معاشی عوامل پڑے، پھر ہم نے سیاسی عوامل، اب تیسرا پوائنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے معاشرتی اور ثقافتی عوامل۔ معاشرتی اور ثقافتی عوامل کون سے ہوتے ہیں؟ کسی ملک کی معاشی ترقی کے لیے معاشی حالات کا بھی، معاشرتی حالات بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اب یہ معاشرتی حالات کیا ہیں؟ جب تک یہ سازگار نہیں ہوں گے تو معاشی ترقی نہیں کی جا سکتی۔ اب ظاہری بات ہے معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس بات کے لیے تیار رہنا ہے کہ جب بھی معاشی ترقی ہوگی تو تبدیلیاں آئیں گی، ٹھیک ہے، اور ان تبدیلی کو اپنے فوراً سے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ تبدیلیوں کو جلد از جلد لایا جائے۔ جب تک ملک کے مختلف اداروں میں تبدیلی نہیں لائی جائے گی، آپ سیٹ اپس نہیں بدلیں گے، معاشی ترقی ممکن نہیں۔ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، معاشی ترقی کی رفتار کیا ہے جس وجہ سے بری طرح سے افیکٹ ہو رہی ہے۔ اس لیے معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے آبادی کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ آبادی اگر اسی تیزی سے بڑھتی رہی تو پراپر پلاننگ نہ ہوئی، آبادی نہ کنٹرول ہوئی تو یہ ایک ہرڈل بنتی ہے۔ لیکن ہمیں مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے۔ اسی طرح سے جو خاندانی رواج ہے یا طرز معاشرت، یہ ایسے ادارے ہیں جن کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے۔ پسماندہ ممالک میں جب تک عورتیں مردوں کے ساتھ ساتھ کام نہیں کریں گی، مؤثر آبادی کی شرح میں اضافہ نہیں ہوگا، یعنی ورکنگ پاپولیشن چاہیے، یہاں آبادی کی وہ شرح چاہیے ہو جو کام بھی کر سکتی ہو۔ اسی طرح سے ذات پات بھی معاشی ترقی کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے، یعنی بہت سارے معاشرے میں سیٹ اپ پہ چلتے ہوئے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ کیونکہ اگر لوگ محسوس کریں کہ ملک میں معاشی ترقی ہونی چاہیے، جب تک وہ خود نہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے معاشی ترقی میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اب معاشرتی عوامل بھی معاشی ترقی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں نیم ترقی یافتہ یا ترقی پذیر معیشت ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پر جو ترقی پذیر یا نیم ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ایسے ممالک ہوتے ہیں جن کی فی کس آمدنی ترقی یافتہ ممالک میں آپ کو پتہ ہے امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ آ جاتے ہیں، ان کے مقابلے میں بہت کم ہو۔ مختلف معیشت دانوں نے ترقی پذیر ممالک کی تعریف کس طرح سے کی ہے ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پروفیسر نرکی سے کہتے ہیں کہ پسماندہ یا ترقی پذیر ممالک کس طرح کرتے ہیں، یعنی پسماندہ ممالک وہ ہوتے ہیں جن کے پاس آبادی اور قدرتی ذرائع کی نسبت سرمایہ کی مقدار کم ہو، یعنی آبادی زیادہ بڑھ رہی ہے لیکن سرمایہ نہیں ہے، قدرتی ذرائع بھی اس کے پاس ہیں لیکن سرمایہ نہیں ہے کہ قدرتی ذرائع کو ایکسپلور کیا جا سکے۔ اور اسی طرح پروفیسر ایلس کہتے ہیں کہ معاشی طور پر
पसमानदा ममालिक वो होते हैं जो कि अपने बाशिंदों को तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में घटिया और कम मकदार में ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करते हैं। यानी अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें तो वहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ हर एक को बहुत अच्छे से मिलती हैं, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी सबको मिलती हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क की बात की जाए तो वहाँ आपको अच्छी तरह मालूम है ना तालीम के लिए सहूलियात हैं ना सेहत के हवाले से हैं। और प्रोफेसर W रोस्टो कहते हैं तरक्की पजीर मुल्क से मुराद वो मुल्क है जिसमें सरमायाकारी की शरह कौमी आमदनी के 10% से क्या हो, कम हो। ठीक है, सरमायाकारी की शरह क्या हो, कौमी आमदनी के 10% से भी कम हो। कम से कम आपकी 15 से 20% इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तब जाके आप तरक्की करते हो। और जो हमारी अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है उसने किस तरह से पसमानदा ममालिक की तारीफ़ की है, वो कहते हैं कि कम तरक्की याफ्ता मुल्क वो होता है जिसकी फ़ीकस आमदनी अमेरिका, कनाडा और मगरबी यूरोप के ममालिक और ऑस्ट्रेलिया से बहुत कम हो। अब इन सब तारीफ़ों को अगर हम मद्देनज़र रखें तो फिर हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि तरक्की पजीर ममालिक कौन से होते हैं। तरक्की पजीर या जिसको हम नीम तरक्की याफ्ता भी कहते हैं। नीम तरक्की याफ्ता मईशत से मुराद वो मुल्क होते हैं जिनकी फ़ीकस आमदनी तरक्की याफ्ता ममालिक अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जर्मनी, फ़्रांस वगैरह से कम हो। अलबत्ते इसमें कुदरती ज़राए और वो सलाहियतें हों कि वो तरक्की कर सकता हो। अब हमें ये भी बात क्लियर हो जाती है कि पसमानदा मईशत ऐसी होती है जो ज़राए की पसमानदगी, सरमाए की किल्लत, आबादी के दबाव और दूसरी वजूहात की बिना पर क्या रह जाती है, पसमानदा रह जाती है। यानी ज़राए हमारे पास कुदरती हैं लेकिन हमारे पास सरमाया ही नहीं है, हम उसको कैसे डिस्कवर कैसे करें। फिर आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और भी ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये तरक्की पजीर रह जाते हैं। अलबत्ते इनकी तरक्की करने की सलाहियत, इनमें कैपेसिटी है, वो तरक्की करना चाहे तो फिर इन मुश्किलात को वो कंट्रोल करके कर सकता है। तो यहाँ पे मैं आज का लेक्चर वाइंड अप करने जा रही हूँ। इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।